नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ राइटिंग के एक और सत्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। न्यूज़ राइटिंग में लास्ट टाइम हम कितनी तरह की न्यूज़ लिखी जाती हैं या लिखी जा सकती हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। आज हम न्यूज़ राइटिंग से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ एनालिसिस या समाचार विश्लेषण। समाचार क्या है, समाचार का विश्लेषण क्या है, आज इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन दरअसल ये टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ हम लोगों के लिए, यानी जो लेखक हैं, जो खबर नवीस जिसे कहते हैं, उनसे इतर भी है, उन लोगों के लिए भी है जो खबर पढ़ते हैं, जो समाचार संकलन करते हैं, यानी न्यूज़ रिपोर्टर्स। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यूज़ एनालिसिस आप कैसे करेंगे, किस तथ्य पे करेंगे, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और किस तरह से आप कहेंगे कि समाचार जो आपके पास जिस भी स्वरूप में प्राप्त हुआ है, इन वट एवर फॉर्मेट you are getting the information, you will have to analyze and you will have to get whether the information is right or there are some consequences. तो न्यूज़ एनालिसिस सबसे पहले होता क्या है, समाचार विश्लेषण हम कहते किसे हैं, समझते कैसे हैं, उससे बात करते हैं। समाचार यानी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जिन पे अभी तक हमने चर्चा नहीं की है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए नई है, और जब हम लिखेंगे तो संभवतः आपके लिए भी कोई नई इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम समाचार की कैटेगरी में रखते हैं। एंड समाचार कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए, ये न्यूज़ चैनल में आपको डिस्प्ले किया जाए, ये कैसे पता चलेगा, उसके हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें टाइमलेसनेस होनी चाहिए, उसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, उसकी कुछ बड़ी भूमिका होनी चाहिए, उसमें कुछ नंबर गेम अच्छा होना चाहिए, तब वो समाचार की कैटेगरी में बनता है। तो अब समाचार जब इतना इंपॉर्टेंट है, जो पूरे शहर पे या पूरे देश पे असर डालने वाला है, तब ऐसे में उसकी ऐसी कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं जिसमें हम देखें कि उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब हम एज ए न्यूज़ राइटर, यानी जो हम खबर लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, उसके तौर पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम कैसे उसका एनालिसिस करेंगे और क्यों एनालिसिस करेंगे। यानी हम जब देखना चाहेंगे कि आखिर जो सोर्सेज हैं हमारे, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे अभी भी कुछ पता चलता है कि चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रमा पे उतर चुका है, उसके बारे में मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बड़ी हो कि उसे तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन अगेन उससे पहले मुझे रुकना पड़ेगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। ये सोर्स इज द मेजर थिंग जो डिसाइड करेगा वेदर दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी फॉरवर्डेड और शुड बी क्रॉस चेक 2 और 3 वेज। तो ये सोर्स जो है बहुत बड़ी चीज है, जो डिसाइड करेगा कि समाचार का अहमियत क्या है। अगर ये खबर आपके पास इसरो से आई है, इसरो के ऑफिशियल हैंडल पे कोई खबर आ गई है, खबर बड़ी है, आप मान के चलते हैं खबर कंफर्म्ड है क्योंकि सोर्स कंफर्म्ड है, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आ रही है। लेकिन अगर सेम खबर आप व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं कि चंद्रयान जो वहाँ है उसमें कोई समस्या आ गई है, व्हाट्सएप है, आप टोटली बिलीव नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे किसने भेजी है, दैट कैन बी वन वे आउट कि हाँ शायद खबर को क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके फैमिली ग्रुप में ऐसी कोई खबर है, आपको पता है उसकी जरा सी भी आप उसकी अहमियत नहीं ले सकते, आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते खबर सचमुच में इंपॉर्टेंट होगी या सच्ची खबर होगी। तो खबर सही है या नहीं है, क्या खबर पे गौर करना चाहिए, ये हम न्यूज़ एनालिसिस का पहला बेंचमार्क है। यानी आप तब समझेंगे कि सचमुच में समाचार का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, या इस बारे में एटलीस्ट सोचने की आवश्यकता है कि क्या सच में खबर सच हो भी सकती है। तो सोर्स वो मेजर पार्ट होता है, यानी समाचार का सूत्र या स्रोत जो होता है वो डिसाइड करता है कि सचमुच में इस खबर पे एक बार में सोचने की आवश्यकता है भी या नहीं। अगर हमारा सोर्स बहुत रिलायबल है तो हम एक बार उस खबर को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सोर्स की रिलायबिलिटी जो है मेजर पार्ट क्रिएट करती है कि उस समाचार का विश्लेषण किया जाए, उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए, या उसके ऊपर हम कोई और एक्शन लेना चाहेंगे। ऐसे दूसरा पार्ट आता है ऑथर्स क्रेडेंशियल, यानी कि अगेन आपके पास जो खबर लिखी हुई मिली है वो उसका ऑथर जो है, उसका जो राइटर है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं या उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इस ऐसे समझते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे कोई समाचार है और आपको कुछ ऐसी वेबसाइट से खबर मिली है जो आमतौर पे हमारे दुश्मन देश के प्रति थोड़ा सा ज्यादा सकारात्मक रवैया रखते हैं या हमारे खिलाफ विरोधी रवैया रखते हैं, तो ऐसे में अगेन आप उस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर डाउट करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर सेम खबर है लेकिन हमारे पक्ष में लिखी हुई है, या जो आपका ऑथर है वो आमतौर पे भारत के प्रति सकारात्मक और बहुत निष्पक्ष रवैया रखते हैं, हम उस खबर पे ज्यादा इजीली भरोसा कर सकते हैं। ये ऑथर यानी जो राइटर है वो डिपेंड करेगा कि हम इस खबर पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं। या कोई भी ऑथर किसी और संदर्भ में ले सकते हैं कि अगर कोई लेखक है जिनकी आमतौर पे सभी जितनी जानकारी होती हैं बिल्कुल सटीक और विश्लेषणात्मक होती हैं, ऐसे खबर ऐसे लेखक पे हम आमतौर पे भरोसा थोड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो ये जो ऑथर की क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है दैट विल डिसाइड
कि आप इस खबर पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं, या इस न्यूज एनालिसिस का जो बेसिक है, आपके पास कुछ जानकारियां ही आई हैं, लेकिन वो जानकारी किस सूत्र से आई हैं, किस किताब से आपने पढ़ी है, उसका रिसर्च पेपर आपके पास कहां से आया है, वो सूत्र क्या है, वो ऑथर क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये डिसाइड करेगा कि क्या आप उस खबर को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप इसे क्रॉस चेक करेंगे, बिना क्रॉस चेक किए बंद कर देंगे, बिना क्रॉस चेक किए आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ऑल दिस विल बी डिपेंडिंग वेदर द सोर्स और द ऑथर इज रिलायबल और नॉट। तो दोनों ही चीजों में ये भूमिका ज्यादा अहम होती है कि जो खबर का लेखक है या जो खबर का सोर्स है वो कितना ऑथेंटिक है, या इस खबर पे कितना विचार किया जा सकता है या नहीं। तीसरा आता है बायस चेक। अब बायसनेस क्या होती है, यानी हम पहले से कई बार किसी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव अपने मन में एक भेद बिठा लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर किसी एक लेखक है या कोई एक सूत्र है, वो आमतौर पे हमारे को सही ही खबर देता है या नहीं गलत ही खबर देता है, या किसी की जैसे गुडविल एक वर्ड आता है ख्याति, वो ख्याति खराब ही है या उसकी ख्याति बहुत अच्छी है मार्केट में। एक पार्ट इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। दूसरा होता है बायस चेक की कोई खबर हम सुनने के बाद एकदम से इसलिए काट देते हैं कि नहीं, इस तरह खबर हमारे पास पहले से बहुत बार खबरें गलत आ चुकी होती हैं, तो हम उनके लिए पहले से ही नकारात्मक हो चुके होते हैं। जैसे आपने एक खबर कहानी बचपन में पढ़ी होगी, भेड़िया आया भेड़िया है, तो जब सचमुच में भेड़िया आता तो हम भरोसा ही नहीं करते हैं। कुछ कुछ वैसा ही है कि हम बायस्ड हो चुके होते हैं कई बार किसी खबर को लेके या खबर के सोर्स को लेके। तो ऐसे ही जब हम बायस्डनेस के साथ कोई खबर सुनते हैं या उस न्यूज को बायसली ही देखते हैं, हेडिंग देख के हम खारिज कर देते हैं कि नहीं, इस खबर में कोई जान ही नहीं होगी। लेट इट बी कि न्यूज की वैल्यू कितनी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमने खाली उसका हेडिंग पढ़ा या हमने 2-3 लाइन पढ़ी और हम समझ गए नहीं ये तो वही पुराना पैटर्न है। ऐसी बहुत सारे समाचार हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये पाठकों के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कई बार हम बायस्ड होके अच्छी न्यूज को छोड़ भी सकते हैं या गलत खबर पे भरोसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बायसनेस से बाहर निकल के एक निष्पक्ष मौका देना चाहिए उस समाचार को, उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन के पीस को, और उसके बाद हम उस समाचार का ज्यादा अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे, उसको ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। एक नेक्स्ट पार्ट आता है हेडलाइन एक्यूरेसी। अगर आपने एक बहुत अच्छी खबर पढ़ी, मान लेते हैं किसी अच्छी सी वेबसाइट पे, लेकिन आपने हेडलाइन में कई सारी ऐसी गलत चीजें पढ़ ली जो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं ही हो सकता है, तो यहाँ हेडलाइन की एक्यूरेसी विल डिसाइड वेदर यू विल गोइंग टू बिलीव ऑन द इंफॉर्मेशन नॉट, ए, बी वेदर यू आर गोइंग टू फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन और नॉट। तो यानी कि अगर जो हेडलाइन है, यानी जो बिल्कुल प्राथमिक सूचनाएं आपको मिल रही हैं, अगर वो ही एक्यूरेट नहीं है, उन्हीं के साथ कुछ समस्या आपको लग रही है, तो आप उस खबर पे भरोसा नहीं करने वाले। ऑन द अदर हैंड कई बार कुछ खबरों को खाली हेडलाइन पढ़ के ही हम भरोसा कर लेते हैं, खबर अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जब हम कोई समाचार पढ़ते हैं या समाचार पढ़ने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एज ए राइटर, एज ए पत्रकार, हमारा जो बिल्कुल अंतिम उद्देश्य होता है कि लोग हमारी खबर को पूरा पढ़ें, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। एज ए लेखक जब आप पत्रकार होते हैं, आपने कोई खबर क्रिएट की है या कोई खबर कवर की है, तो आपकी सारी मेहनत, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, विजुअल कलेक्शन, एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग कि अंत में लोग आपकी खबर को पढ़ सकें, आप उस खबर को पूरा पढ़ें। अगर समाचार पत्र में आपने लिखी है तो आपकी खबर पे अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है उस न्यूज के कारण, यानी आपका लेखन सफल हो गया है। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी खबर बहुत अच्छी है, बहुत खराब खबर है, ये डिसाइड कैसे होता है? हेडलाइन से। अगर आपकी हेडलाइन बहुत अच्छी लिखी गई है, बहुत कैची है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमारे पास नहीं था, से कोई भी लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए चंद्रयान जैसा, उसमें अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिले हेडिंग में ही, तो आप मान लेंगे हाँ इस खबर में कुछ नई चीज हमारे को मिलने जा रही है, या कोई नई फोटो आई है, कुछ भी ऐसा। तो ये हेडिंग आमतौर पे खबर में आप आने वाले हैं या इस पे पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हेडिंग से डिसाइड होता है। तो यही हेडिंग की एक्यूरेसी ये भी डिसाइड करेगी कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी ट्रस्टेड और नॉट। अगर हेडिंग बहुत अच्छे से लिखा गया है तो लोग उस पर भरोसा कर लेंगे या एटलीस्ट उस खबर को पढ़ने की शुरुआत कर देंगे। पत्रकार भी अगर कोई खबर अच्छे से आप पहली लाइन सुनेंगे, आपको लगता है इस खबर में दिलचस्पी जग रही है या नहीं। कई बार हो सकता है आपकी खबर में लास्ट में जाके कुछ नई कंक्लूजन आए, वो पत्रकार के तौर पे तो हो सकता है, लेकिन पत्रकार ने जो खबर तैयार कर दी है तो पाठक इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि पूरी खबर पढ़ने के बाद लास्ट के पैरे में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर आपको समाचार पढ़वाना है तो आपको हेडिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी, हेडिंग की एक्यूरेसी पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने हेडिंग की एक्यूरेसी में या तो ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक कर दी है या फिर जो डाटा आप डालने वाले हैं उस डाटा में कोई भी मिस्टेक आ गई है, खबर आपकी वही फेल हो जाएगी, दम तोड़ देगी और लोग आपके समाचार को पढ़ने नहीं वाले हैं।
इसी तरह से न्यूज विश्लेषण में, समाचार विश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हेडिंग की एक्यूरेसी को लेके, उसमें डाटा की एक्यूरेसी भी आएगी और ग्रामेटिकल और राइटिंग वाइज भी एक्यूरेसी को हम बहुत मान देते हैं कि ये अगर एक्यूरेट होगा तो ही हम इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, उस खबर को पढ़ने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरा था डेट एंड टाइमलेसनेस। डेट एंड टाइमलेसनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, समाचार समाचारों से लड़ते हैं, खबरें खबरों से आपस में लड़ती हैं। जो खबर आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जिसको पढ़ने के लिए कई बार आप लोग अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर भी उस खबर में टाइम लगाते हैं, आमतौर पे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद उस समाचार की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो ये डेट एंड टाइमलेसनेस है कि जब आप किसी समाचार का विश्लेषण करने वाले हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि क्या उस समाचार को सच में पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो क्या वो समाचार थोड़ा सही जा रहा है। मतलब आप जब एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप डेट एंड टाइमलेसनेस के साथ कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली हार्ड न्यूज के केस में, हार्ड न्यूज यानी वो खबरें जो ब्रेकिंग न्यूज की जगह बनती हैं, ब्रेकिंग न्यूज सारा दिन चल सकती है, वो आमतौर पर टाइमलेसनेस के साथ यूजलेस भी हो जाती हैं। आज उस खबर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे चंद्रयान जब सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था तो वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा नहीं, बहुत बड़ा इशू था। अब वो सॉफ्ट लैंड कर चुका है, अब इस खबर की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसमें कुछ नई रोचक जानकारी सामने आ जाए तो बात की जा सकती है, अदरवाइज उस समाचार की कोई भी अलग से वैल्यू नहीं बची है। तो इस तरह से डेट एंड टाइमलेसनेस उस मेजर दूसरा पार्ट होता है जो डिसाइड करेगा कि क्या इस समाचार पे आप ध्यान देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। ऐसे होता है प्राइमरी सोर्स, यानी कि प्राथमिकी सोर्स क्या है। आपके पास आपकी खबर किसी मित्र ने या किसी सूत्र ने या किसी खबरी ने भेजी है, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइमरी सोर्स क्या है। वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से खबर आपके पास आई है, वो इसरो की वेबसाइट से आई है, वो किसी थाने से या पुलिस स्टेशन से आई है। ये सारी चीज वो डिसाइड करेंगे कि ये फैक्ट एक्चुअल में कितना क्लियर है, कितना रिलायबल है। ऑन द अदर हैंड, अगर उसका प्राइमरी सोर्स ही कोई अफवाह जैसी कोई चीज साउंड कर रही है तो आप खुद 2 या 3 पॉइंट पे से क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू बिलीव वेदर दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज राइट और नॉट। तो इसलिए प्राइमरी सोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका लास्ट सोर्स। आपके पास खबर एग्जैक्टली कहां से आई है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन कहां से आई है, वो एक पार्ट हो सकता है। आप भी पूछोगे तुम्हारे को खबरें कहां से मिली। अब अगर वो कोई आपका रिपोर्टर है, वो बिल्कुल मौका वारदात पे यानी क्राइम सीन पे ही है, तो हम मान लेंगे कि नहीं, अगर हमारे पास डायरेक्ट विजुअल्स आ रहा है तो हम खबर पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। अगर समाचार थाने से आया, पुलिस स्टेशन से आया है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया है, या मुख्यमंत्री के ऑफिस से आए हैं, डीएम ऑफिस से आए हैं, तो हम उस समाचार पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास जो सोर्स है वो बता रहा है कि उसने कहीं सुना है, किसी से के मुंह से सुना है, तो खबर भरोसे के लायक नहीं है। आपको खुद जाके क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट से क्रॉस चेक करना पड़ेगा और किसी सक्षम अधिकारी से खबर का वजन लेना पड़ेगा, तब जाके आप खबर पे भरोसा कर पाएंगे। तो प्राइमरी सोर्स प्ले ए वाइटल रोल इन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप इस समाचार पे भरोसा करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, उसे डंप कर देंगे, उसके ऊपर कितना टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी खबर का प्राइमरी सोर्स क्या है। ऐसे था कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि उस समाचार से जुड़ी हुई और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर समाचार है, थोड़ा बहुत है, आप उसे और कॉन्टेक्स्ट के साथ कितना जोड़ पाते हैं, उस पर और कितना वर्क कर पाते हैं, दैट विल डिसाइड वेदर यू शुड अगेन इन्वेस्ट योर टाइम एंड योर मनी एंड योर एफर्ट्स एंड योर रिसोर्सेज ऑन दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ऐसी पाठक के तौर पे भी आप जानना चाहेंगे ना कि इस समाचार में और नया क्या है, उसमें और तथ्यात्मक समाचार आपको क्या मिल रहा है। अगर किसी ने बहुत अच्छा लेख लिखा हुआ है, वो आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल में हम कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन को आमतौर पे अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज आर्टिकल में विचारों के लिए, कुछ आपको व्यूज के लिए आप पढ़ते हो। लेकिन जब आप समाचार पढ़ते हो तो आप अपने विचार नहीं जानना चाहते, आप लेखक के विचारों में खास दिलचस्पी नहीं रखते हो। जब आप समाचार पढ़ते हो तो आप खाली तथ्य के लिए, कुछ नए आंकड़े, कुछ नए तथ्य, कुछ नए डाटा आपके सामने है, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके सामने है, इसलिए आप न्यूज़पेपर का वो पेज पढ़ रहे हो। तो इसलिए कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन की बहुत वाइटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खबर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हालांकि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए कि लोग उसमें रोचकता खो दें, उसमें कुछ पढ़ने में मजा ना बंद हो जाए, दैट विल नॉट गो। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी शुड नो कि हाँ, उसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो सचमुच में हमारे से कुछ काम की हो सकती है। ऐसी एक चीज होती है सेंसेशनलिज्म, सनसनी पैदा करना। आपको पता है सनसनी हमारे लिए जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है। हम हर समाचार को बिना बात के सनसनी बनाने का प्रयास करते हैं। आपको दिखता है लगभग बहुत छोटी सी खबर होगी, लेकिन उसका वेटेज बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उस खबर का ज्यादा से ज्यादा असर पैदा किया जा सके, ताकि खबर अगर 5वें पन्ने की तो पहले पेज तक आ सके।
तो इस सनसनी पैदा करने के लिए जो खबरें होती हैं आमतौर पे कई बार हो सकता है वो पाठक संख्या खींच ले, जो हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों ने खबर पढ़ ली, लेकिन एक लाइन कही जाती है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक इसी तरह से बार बार सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए आप छोटी मोटी खबरों को अगर बार बार सनसनी के तौर पे पेश करने का प्रयास करेंगे तो ओवर ए पीरियड टाइम आपका जो ऑथर है, जो आपका राइटर है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी घट जाएगी, ख्याति, गुडविल घट जाएगी। अब लोग आपको पढ़ना, आपके स्टाइल को पढ़ना, आपका नाम, आपकी हेडिंग पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो यानी सनसनी एक लेवल तक आपको खबर पढ़ाने के लिए, उसमें रोचकता लाने के लिए सनसनी जैसे हेडिंग लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह के हथकंडे यूज करना शुरू कर देंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड एट वन लेवल आपको मानना पड़ेगा कि अब खबर खामखा सनसनी या सेंसेशनलाइजेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक्चुअल में उसकी वर्थ उतनी ज्यादा नहीं है। तो इसको हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे और आपका जो न्यूज एनालिसिस है उसमें बहुत ही आराम से डंप हो जाएगी। ऐसे एक पार्ट आता है फैक्ट चेकिंग। अब फैक्ट चेकिंग आपके लिए और खासतौर पे इस दौर के लिए थोड़ी ज्यादा आसान चीज हो जाती है। फैक्ट चेकिंग मतलब आपको कोई नया समाचार मिला है, कुछ टाइम पहले तो ये खाली हम जो सुनी सुनाई बातें थी उन्हीं को फैक्ट चेक करते थे, हमारी भाषा में कहा व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उसको फैक्ट चेक करते थे। लेकिन अब कई बार आपको कई सारी बड़ी न्यूज वेबसाइट के भी खबरों को दोबारा फैक्ट चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप मान सकते हैं कि हो सकता है वो भी दिग्भ्रमित हो गए हों, वो भी इस कंफ्यूजन का शिकार हो गए और हो सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन उतनी सटीक ना हो। तो ऐसी फैक्ट चेकिंग भी समाचार विश्लेषण का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि इस समाचार के एक्चुअल में जो डाटा हमारे को मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल रही है, क्या उसे दूसरे तीसरे सोर्स से क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है या नहीं, है ना। अब ये फैक्ट चेकिंग हम किस किस तरह से कर सकते हैं। सपोज करिए आपने एक समाचार पत्र का पेज पढ़ा, आपकी जो भरोसा है, आपकी जो रिलायबिलिटी है थोड़ी ज्यादा है कि आप खुद न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, आप लगभग उसमें भरोसा कर ही लेते हैं, आपको फैक्ट चेकिंग की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सेम पीस, सेम समाचार यदि आप इसमें पढ़ रहे हैं कि आपने वही चीज पढ़ी तो है लेकिन आपने व्हाट्सएप पे पढ़ी है, तो अगेन आपका भरोसा थोड़ा सा और कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी समाचार की फोटो, किसी ने समाचार पत्र का कोई आर्टिकल उसकी फोटो क्लिक की और आपको व्हाट्सएप पे शेयर की, सेम इन्फॉर्मेशन, सेम न्यूज आप पढ़ रहे हो, आपका भरोसा अगेन बढ़ गया, क्योंकि आपने जो फोटो लिए हो सकता है उसे फोटोशॉप किया गया और उस फोटोशॉप में कुछ इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर दी गई हो, लेकिन आपका भरोसा थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आप किसी समाचार पत्र के ब्रांड की इमेज के साथ उस न्यूज को पढ़ रहे हो। तो फैक्ट चेकिंग ये तो आप एज ए पाठक के लेवल पे कर रहे हो। ठीक इस तरह से जब हम पत्रकार के तौर पे कोई समाचार पढ़ते हैं तो हम भी फैक्ट चेकिंग के लिए कई सारी वेबसाइट्स के थ्रू उसे क्रॉस चेक करते हैं कि ये इमेज, ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन क्या कहीं से मैनिपुलेटेड तो नहीं है, बायस तो नहीं है, उसके साथ किस तरह की टैंपरिंग तो नहीं की गई है। इसके लिए फैक्ट चेकिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल भी उसमें एक बड़ा सर्च इंजन है जिस पे आपको इस तरह की फैक्ट चेकिंग इमेजेस मिल जाएंगी, जहां से आप किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरिफिकेशन करने के लिए फैक्ट चेक कर सकते हो, है ना। तो अगेन फैक्ट चेकिंग इज ए मेजर थिंग जिसके साथ आप किसी भी समाचार का विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे कोटिंग एंड एट्रीब्यूशन, जो समाचार में आप कोट्स पढ़ रहे हो, सपोज करो आपने कोई चीज पढ़ी, जैसे आप लोग व्हाट्सएप अक्सर पढ़ते भी होंगे कि किसी ने अपनी 2 लाइनें लिखी, नीचे मिर्जा गालिब का नाम लिख दिया या हरिवंश राय बच्चन का नाम लिख दिया, तो ये नीड टू नो कि शायद ये खबर उतनी इन्फॉर्मेशन उतनी सही नहीं है क्योंकि जो कोट है वो शायद मैच नहीं कर रहा। अगेन फैक्ट चेकिंग पे आप जा सकते हो। तो कोई कोट, कोई शायरी, कोई कविता या कोई भी लाइन, कोई सूत्र जब आप पढ़ रहे हो तो आप कई बार भरोसा नहीं कर पाते हो कि ये खबर सचमुच में कोट इन्हीं का है या नहीं। तो ये फैक्ट चेकिंग के बाद जब आपको पता चलता है कि ऑथर ने सचमुच में इन्हीं राइटर का कोई शेर या कोई लाइन ली है, तो आप उस पर भरोसा करने लग जाते हो। तो ये कोटिंग, अब पूरी इंफॉर्मेशन में से शेर उसका एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन अगर आपका कोट आपने बिल्कुल एक्यूरेटली किया है तो आप पूरी फीस पे भरोसा करना शुरू कर देंगे, है ना, पूरी इंफॉर्मेशन पे भरोसा करना शुरू कर देंगे। तो ये एक अगेन मेजर पार्ट होता है कि आपका भरोसा क्यों हुआ, क्योंकि कोटेशन अच्छे से था, एट्रीब्यूशन अच्छे से किया गया था। तो यानी अगर आप कोई खबर लिख रहे हैं और उसको आपने सही से प्ले किया है तो लोग उस पर भरोसा कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो कोटेशन आप डाल रहे हैं वो एक्यूरेट हैं। तो आपके पूरे 5 कॉलम के समाचार पे वो एक छोटा सा कोट भारी पड़ गया। तो ये कोटेशन भी हम कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंस से, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अगर करें तो आपका समाचार को पढ़े जाने का और उसको भरोसा करे जाने का जो तत्व है वो बढ़ जाता है, वो ग्राफ बढ़ जाता है। और वो ग्राफ ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। ऐसे होता है मिसिंग इंफॉर्मेशन। आपने एक समाचार लिखा लेकिन उसमें कुछ मिस कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी है, तो जो मिसिंग पार्ट है ये अगेन आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर देगा। आपने कोई
एक पक्ष लिख दिया, दूसरे पक्ष को या तो आपने जानबूझ के मिस कर दिया, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ही उतनी एक्यूरेट नहीं आई थी, या कोई भी और कारण रहा हो, तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, अगेन दैट विल प्ले ए वाइटल रोल इन योर प्रोसेस। आपको अपने समाचार के साथ पूरा न्याय करने के लिए इंफॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी। आप कोशिश करें, जैसे आमतौर पे हमारे साथ भी होता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, से आप पुलिस स्टेशन गए, सबसे प्राइमरी सोर्स हमारा होता है, हमने पुलिस स्टेशन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने उस पर समाचार बना लिया, एंटायरली रॉन्ग। पुलिस आपको पूरी सूचना देगी, ये सोचना ही गलत है। अगर सेम इन्फॉर्मेशन के साथ आप समाचार जहां घटित हुआ है उस मौका या वारदात पे पहुंचते हैं, क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं, जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करते हैं, तो आपको जो मिसिंग पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहां से मिल जाएगा। इसलिए हम कहते भी हैं कि अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जो भी आप समाचार कलेक्ट कर रहे हो, क्राइम सीन पे, मौके पे जाके जब आप कलेक्ट करोगे तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ लौटोगे। एक अच्छा पत्रकार अगर मौके पे गया है तो वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एनरिच होकर आएगा जो शायद उस खबर में नहीं थी, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, ये ध्यान आपको रखना है। वो इन्फॉर्मेशन कहां से मिल सकती है उसको हमने शायद सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में या सोर्सेज ऑफ न्यूज में डिस्कस किया था, आगे भी हम चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो मिसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी देयर। अगर किसी समाचार में कोई पार्ट मिस कर रहा है तो यानी आपकी खबर भी अधूरी है और क्रेडिबिलिटी भी आपकी घट जाएगी, और ओवर ए पीरियड टाइम यू विल एक्चुअली लूज योर ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको इन सारे पार्ट का, सारे रोल आउट का यूज करना पड़ेगा। ऐसे आता है इमेजेस एंड मल्टीमीडिया। इमेजेस एंड मल्टीमीडिया, इमेजेस का मतलब आप समझते ही हैं, आप कहीं मौके पे पहुंचे हैं, कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है, आपने जो फोटो खींची है, आपकी जैसी भी आपका डीएसएलआर कैमरा, आपने उससे फोटो खींची, डाल दी, हो सकता है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं आ रही हो, आपने समाचार चला दिया, वो एक पार्ट है। लेकिन सेम आपको लगता है कि खबर में शायद फोटो की वजह से वो जान नहीं आ रही, आपने गूगल से कोई इमेज उठाई और वो डाल दी है, तो हो सकता है वो खबर ज्यादा, फोटो ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, आपकी खबर की ऑथेंटिसिटी खराब हो चुकी है। और अगर किसी ने वो खबर क्रॉस चेक कर ली कि ये फोटो तो एक्चुअल में किसी और कंपटीशन का है, किसी और एथलेटिक मीट का है, तो आपकी पूरी खबर ही डंप हो जाएगी, आगे से आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। तो इसलिए इमेजेस एंड मल्टीमीडिया यानी जो सपोर्टिंग टूल्स इन इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। अगर वो एक्यूरेट नहीं है, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, अगर आप ओरिजिनल यूज नहीं कर पा रहे हैं, ओरिजिनल आपके पास कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, या जिसने आपको वो फोटो दी है उसने कुछ गलत किया आपके साथ, तो अगेन आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। आप किसी खेल प्रतियोगिता मंडल में गए, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन और जो फोटो भेजी आपने एज इट इज मांग ली, एक्सेप्ट कर लिया, आपने प्रिंट कर दिया, हो सकता है वहां कुछ ज्यादा अच्छी फोटो मिल सकती थी, या फिर कई बार तो ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि विजेता कोई और था और आपको दूसरे विजेता का नाम बता के उसकी फोटो भेज दी गई। यू नेवर नो, क्योंकि आप तो मौके पे गए नहीं। इसलिए एक पत्रकार को और एक फोटोग्राफर को मौके पे जाके ही जब आप रिपोर्टिंग करते हो, यू विल गेट टू नो एक्चुअल थिंग, कि एक्चुअल में वो रिपोर्ट क्या है, वो आपको तब वहां जाके मिलेगी। कुछ और पार्ट हमारे रह जाते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑडियंस टारगेट। ऑडियंस टारगेट यानी कि आप टारगेट ऑडियंस क्या लेके चले। जैसे मैंने पहली बार भी एक बार खबर लिखते हुए आपको सतर्क किया था कि जब आप समाचार लिख रहे हो तो आपको वही समाचार पत्र जिलाधिकारी भी पढ़ते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी पढ़ता है, एक दुकानदार भी पढ़ता है, मुख्यमंत्री भी पढ़ते हैं, एक आम नागरिक, एक छात्र, एक शिक्षक, सब पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको टारगेट करके समाचार लिखोगे? जिलाधिकारी को, क्योंकि उसका लेवल बहुत अच्छा है, एक बिजनेसमैन को, उसको बिजनेस की ज्यादा अच्छी समझ है, एक छात्र को जो सब कुछ सीख रहा है। आप किसको टारगेट करके एक्चुअल में अपना समाचार लिखोगे? तो टारगेट ऑडियंस हमेशा सबसे लो लेवल के व्यक्ति को टारगेट। यदि एक रिक्शा चलाने वाला आपके समाचार पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, जान पा रहा है, तो बाकी सारा वर्ग उसमें समझ ही जाएगा। तो इसलिए आपका टारगेट ऑडियंस शुड बी क्लियर, और वो समाचार विश्लेषण में इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। अगर आप द एडिट पेज या संपादकीय पेज को पढ़वाना चाह रहे हैं तो उसमें आपका जो लेवल है अगेन आपको हाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, सांसद, विधायक, इस कैटेगरी के लोग ज्यादा पढ़ेंगे अगर वो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं तो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने बिजनेस आर्टिकल लिखा है तो उसमें आप सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, उसमें आपकी लेखनी से, आपके शब्दों के चयन से पता चल जाएगा कि आपको खुद में बिजनेस की कितनी समझ है, बिजनेस के लॉज आप कितने अच्छे समझ पा रहे हो, जो टर्म्स आपने यूज किए हैं वो टर्म्स कितनी रिच हैं, कितनी अच्छी हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका एज ए लेखक आपका लेवल क्या है और एज ए पाठक आपका लेवल कितना मायने रखता है। जैसे हम कई बार अपने छात्रों से बताते हैं कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी पढ़नी है तो द हिंदू का इंग्लिश का एडिटोरियल पेज आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे में अगेन हम मान के चल रहे हैं कि उसका टारगेट ऑडियंस बहुत हाई है, हम उस ऑडियंस को उस टारगेट में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
तो ये टारगेट ऑडियंस विल डिसाइड वेदर योर इंफॉर्मेशन, योर न्यूज इज अप टू द मार्क्स और नॉट। तो अगर आप द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे सामान्य इंग्लिश लिखनी शुरू कर देंगे तो आप अपना क्रेडिबिलिटी खो देंगे, है ना। तो इसी तरह से हमारे को कई बार ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हम जो चीज पेश करने वाले हैं वो कितनी स्पष्ट है, वो कितनी ज्यादा टारगेट ऑडियंटेड है और उसमें हम कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। एक आता है इंपैक्ट एनालिसिस। इंपैक्ट एनालिसिस यानी आपने जो भी समाचार लिखा है उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इंपैक्ट को हम कैसे जज करते हैं? पहला, हमने कोई समाचार लिखा, जैसे हम कहते हैं ना एक अखबार पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी होता है, तो ऐसे ही एक समाचार से आपको कितना नुकसान हुआ, कितने जख्म पहुंचे, कितनी बस्तियां जली, आपका इंपैक्ट वैसे भी हो सकता है। या कितने विकास कार्य, एक इंपैक्ट वो भी हो सकता है। या कितनी रीच आई, कितने विज्ञापन आ गए, एक इंपैक्ट वो भी हो सकता है। तो जब आप इंपैक्ट के आधार पे यानी पड़ने वाले प्रभाव के आधार पे उसका विश्लेषण करते हो तो वो भी उसका एक पार्ट, एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर आप विश्लेषण करने वाले तो आप उस पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर समाचार का विश्लेषण कर रहे हैं। आपके समाचार से किसी का भला हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का घोटाला उजागर हो रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है, कोई विकास कार्य शुरू हो गया, कोई विकास कार्य बंद हो गया, मतलब आप किस तरह से प्रभाव पड़ने वाले समाचार लिख पा रहे हो, ये इंपैक्ट एनालिसिस होता है। अगेन दैट विल डिसाइड आपकी राइटिंग में कितना दम है और आपकी राइटिंग का कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है ना। तो कई बार आप समाचार लिखते समय ध्यान देते हैं कि आपके समाचार का इंपैक्ट कितना अच्छा आ सकता है। एंड लास्ट पार्ट आता है यू एंड योर ओन बायसनेस। जैसे मैंने कहा कई बार हम खुद भी समाचारों को लेके पहले से दिमाग बना लेते हैं। सपोज करिए आपने कोई समाचार पढ़ना शुरू किया, कुछ एक वेबसाइट्स हैं उनका समाचार पढ़ते पढ़ते हमें पहले से पता होता है कि शायद ये वेबसाइट समाचार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। कई बार हम चाहते हैं कि समाचार के बारे में पूरी जानकारी मिले तो हम अलग कुछ आईएएस की कोचिंग वाली वेबसाइट्स खोलते हैं, उन पे सेम समाचार की पूरी चारों तरफ समग्र सामग्री हमारे को मिल जाती है। तो हम ये वेबसाइट खोल ही क्यों रहे हैं? आपको वही समाचार जो प्रचलित समाचार पत्र उन पे भी मिल जाएगा। हमको समग्र जानकारी चाहिए तो हम अलग वेबसाइट्स खोल रहे हैं। हमारे को एक पर्टिकुलर पक्ष जानना है या पर्टिकुलर समाज का, समुदाय का पक्ष जानना है, पर्टिकुलर राजनीतिक दल का पक्ष जानना है तो हम अलग वेबसाइट खोल रहे हैं। यानी हम जानते हैं कि कौन सा दल, कौन सी वेबसाइट, कौन सा न्यूज चैनल, कौन सा समाचार पत्र किस विचारधारा से बायस्ड है, प्रभावित है। तो इसी तरह से हम खुद भी तो कई बार बायस्ड हो सकते हैं। हम खुद अपने मन में एक मानसिकता बैठा लेते हैं, कोई एक विचार बैठा लेते हैं और उसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा बायसनेस का लेवल कुछ और होता है और हमारी लेखनी भी उसी तरह से चलने लग जाती है। तो जब आप पाठक के तौर पे अपनी बायसनेस से निकल के समाचार पढ़ते हैं तो हम ज्यादा सटीक विश्लेषण कर पाते हैं। तो खास तौर पे अगर आप समाचार का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो समाचार का विश्लेषण करते समय हो सके तो अपनी जो आपकी बायसनेस है, जो अपने पूर्वाग्रह और दुराग्रह हैं, उनको छोड़ के जब हम समाचार का विश्लेषण करेंगे हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। पाठक के तौर पे भी और समाचार लेखक के तौर पे भी, न्यूज राइटर के तौर पे भी अगर हम भूल जाए कि हमारे खुद की मेंटलिटी क्या है, हमारे खुद की मानसिकता, हमारे पूर्वाग्रह क्या है, उनको छोड़ दीजिए। समाचार को निष्पक्ष तौर पे बिल्कुल एक फेयर चांस देके अगर आप समाचार पढ़ेंगे या वो जानकारी को एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उस समाचार की तह तक पहुंच सकें, उसको सचमुच में समझने के करीब आ सकेंगे। तो समाचार विश्लेषण को हम फिलहाल यहीं विराम देंगे। आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे न्यूज राइटिंग के अगले संदर्भ में, अगले चैप्टर्स में।